चलिए आज शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय इतिहास का पार्ट आधुनिक भारत। उस आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आज हम लंबी चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें भारत छोड़ो आंदोलन से संदर्भित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आजकल टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो है अब नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं अभी कुछ समय आपके सामने पूरी तरह भारत छोड़ो आंदोलन के सारे पक्षों को रखने का प्रयास करूंगा। उम्मीद यह करूंगा कि आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो भी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको अब बहुत ही सरलता से आप बना लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आप पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट करते रहिए, समझिए, पढ़िए और जो वीडियो चल रहा है उसको अगर जहां पर समझ नहीं आता है तो उसको रिवाइज करके जरूर देखिएगा, ठीक है? तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। और भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर अपना डाउट जो है, जो भी क्वेश्चन है उसको कर दीजिएगा, फिर हमारी टीम जो है उसको जवाब देने का प्रयास करेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत की आजादी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसकी शुरुआत हुई थी 1942 में। आपको ये पता है, ठीक है? तो शुरुआत करने वाले जो नेतृत्व करता है उसमें सबसे पहले नाम आता है महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी ही भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए और ये नेतृत्व ही आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता का बोला जाए मार्ग प्रशस्त करेगी। महात्मा गांधी के नेतृत्व से ही ये आंदोलन जो है वो पूरी तरह बहुत बड़ा रूप ले लेता है जिसमें महिलाएं, बच्चे, छात्र, किसान, मजदूर भी शामिल होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में प्रसारित करते हैं, ठीक है? और यही आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें अंग्रेज मजबूर हो जाएंगे कि भारत को अब आजाद कर दे और उसकी प्रक्रिया जो है यहाँ पर उसकी प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो सारी चीज समझ में आ जाएगी जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर जब हम बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि को हम देखें कि क्या ऐसा कारण था कि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह शुरू करना पड़ा। क्या ऐसा कारण था कि पूरा देश जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ गया और सभी ने ब्रिटिश सरकार के सत्ता के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया जो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी पृष्ठभूमि जो है वो एकाएक तैयार नहीं हो जाती, उससे पहले बहुत सारी घटनाएं जो है उससे जुड़ी हुई रहती है। इस घटना की शुरुआत हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे चल देते हैं तो थोड़ा सा हम देखें कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में उदारवादियों का काल रहा है, ऐसा माना जाता है। 1905 से लेके 1915 तक जो उग्रवादी जो विचारधारा है, जो गरम दल के नेता है, उनका काल देखने को मिलता है, उनके आंदोलन जो है वह देखने को मिलते हैं। पर 1915 के बाद महात्मा गांधी जी जो है वह भारत आ जाते हैं और 1917 से उनका आंदोलन जो है वह स्टार्ट हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह, आपको पता होगा, ठीक? तो अंग्रेजों से हम लगातार अपनी मांग रख रहे थे, लगातार हम अपनी मांग जो है वह स्वराज्य के तौर पर रखते थे। स्वराज्य हमारे जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसकी एक ही मांग थी, वो है स्वराज्य, ठीक है? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है वह लगातार रखी जा रही थी, परंतु अंग्रेज जो है हमारी मांगों को अनसुना करके हम पर और भी ज्यादा जुल्म ढाते थे, हमारे आंदोलन को दमन करते थे और जो भी आंदोलन करने वाले जो लीडर थे उनको या तो जेल में डाल देते थे या तो काला पानी की सजा देते थे या उनके साथ भारी शोषण जो है वह किया जाता था, जिसके कारण हमारे जो भारतीय थे उनमें रोष की भावना जो है वह धीरे धीरे पनप रही थी। आपको पता है 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, उसमें सभी भारतीयों ने
अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए और असहयोग आंदोलन काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता चला गया। परंतु महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की आधारशिला सत्य और अहिंसा के ऊपर रखी थी, परंतु अचानक चौरा चौरी की घटना हो जाती है और महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। फिर भी उसके बाद लगातार मांग जो है वह बढ़ता गया। उन बड़े आंदोलनों में अगर हम बात करें, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान जो हमारी मांग थी स्वराज्य की, हमको क्या मिलता है? रोलेक्ट एक्ट मिलता है और क्या मिलता है, और भी जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो मिलता है, जिसके कारण हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वो पूरी तरह अंग्रेजों के रवैये से मतलब अंग्रेजों के जो रवैये थे या उनका जो व्यवहार था भारतीयों के प्रति, उनसे काफी ज्यादा दुखी थे और अब अंग्रेजों के ऊपर विश्वास करना वो धीरे धीरे छोड़ रहे थे। परंतु आने वाले समय में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह बहुत बड़ा रूप लेता है और 2 पार्ट में वो चरण चलता है फिर। परंतु यह आंदोलन इतना ज्यादा भारत पर असरकारक नहीं था, परंतु ग्रामीण इलाकों में असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह असरकारक था। इसी का परिणाम यह था कि दांडी यात्रा इसी आंदोलन के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, फिर आने वाले दिनों में और लॉर्ड इरविन समझौता होगा, फिर उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होगा, तो ये धीरे धीरे ये क्रमबद्ध ये घटनाक्रम बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो अंग्रेजों की इतनी दमनकारी नीतियां इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि हमारे जो आंदोलन थे या तो कमजोर कर दिए जाते थे या इसको पूरा दमन कर दिया जाता था। इसी बीच एक ऐसा सिचुएशन आता है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम घटता है जिसमें विश्व युद्ध जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध जो है अंग्रेज जीत चुके थे और पूरे विश्व में अंग्रेजों का जो दबदबा है वह बढ़ चुका था, परंतु अंग्रेज यह नहीं सोचे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाएगा। परंतु ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो जाती है और यही द्वितीय विश्व युद्ध जो है अंग्रेज जो है जो इतना ज्यादा महत्वाकांक्षा जो उनकी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी, इतने ज्यादा वो उग्रता से बहुत सारे अन्य देशों को भी उपनिवेश बना के रखे थे, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध होने जब शुरुआत होती है तो अंग्रेज काफी ज्यादा एक प्रकार से बोले कि असहज महसूस करते हैं। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध का जो जीत हुआ था वो भारतीयों के सहयोग से ही हुआ था और 1939 के समय भारतीय अब सहयोग वाली दृष्टि में नहीं है, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह पूरी तरह अंग्रेज जो है असहज स्थिति में रहेंगे। तो यही एक मौका होगा भारतीयों को कि अभी हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसा मूवमेंट करें जिससे अंग्रेज जो है हमारी मांगों को पूरा कर दे। तो ये एक ऐसा मौका था जिसको भारतीय जो है वो किसी भी प्रकार से इसको खोना नहीं चाहते थे और इसीलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तौर पर ये आंदोलन जो है पूरे देश में संचालित होता है। तो वही चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। उसी बीच एक घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध का था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति जो है वह कमजोर पड़ने लगी, इसलिए भारतीयों को युद्ध में समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो भारतीयों को कैसे समर्थन? कि सैनिकों के तौर पर वो सामने आए। प्रथम विश्व युद्ध 1919 से जो स्टार्ट हुआ था 1914 से 1919 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला, उस विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश के तरफ से लड़ने के लिए हमारे जो नेतृत्व करता थे उनके द्वारा बोला गया और उनको ये विश्वास था कि जब हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज भी हमको स्वराज्य वापस कर देंगे। परंतु प्रथम विश्व युद्ध में जो धोखा अंग्रेजों ने दिया वह धोखा द्वितीय विश्व युद्ध में ना मिले, इसलिए भारतीय पूरी तरह सजग थे और उन्होंने सीधे सीधे यह कह दिया था कि हम अब इसमें किसी भी प्रकार से आपका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए अंग्रेज जो है वह अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत थी, भारतीयों की जरूरत थी
और चूंकि भारतीयों की सहायता से ही प्रथम विश्व युद्ध को जीते थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से सैनिकों की जरूरत थी और भारतीय ही एक अच्छे सैनिक की भूमिका में नजर आए थे प्रथम विश्व युद्ध में। इसलिए अंग्रेजों का विश्वास था कि हमारे तरफ से यदि भारतीय लड़ते हैं तो हम विश्व युद्ध जीत जाएंगे। परंतु यहां पर भारत में सिचुएशन कुछ अलग है। तो वहां पर क्या चीजें की जाती है, वहां पर भारतीयों को मनाने का प्रयास किया जाता है। उसी प्रयास में पहला प्रयास था क्रिप्स मिशन जो है वह भारत भेजा गया। तो सर स्टीवर्ट क्रिप्स, याद रखेंगे क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया, तो क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया 11 मार्च 1942 को। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल। ठीक, मिस्टर चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, हाँ यहां पर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है 11 मार्च 1942 को और भारत कब आता है तो 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को वो भारत आया। तो क्या क्या था, तो उसका मकसद यही था कि भारत की जो मांग है उसकी पूर्ति की जाए और उस पर काफी समीक्षा करने के बाद सर स्टीवर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में जो समिति का गठन हुआ था, उन्होंने कुछ प्रावधान जो है वह ब्रिटिश सरकार को देते हैं। उसमें क्या क्या था, तो पहला था युद्ध के बाद, युद्धोपरांत डोमिनियन स्टेटस, भारतीय संघ की स्थापना, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता। यह जो है ये पहला उनकी अनुशंसा थी कि जो डोमिनियन स्टेट की जो मांग भारतीयों के द्वारा जो की जा रही है वह मांग जो है युद्ध के बाद किया जाएगा। यही प्रॉब्लम हो गया। दूसरा था संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा। तीसरा मांग था नवीन संविधान को स्वीकृति या अस्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र प्रांत, प्रांत जो है वह स्वतंत्र होंगे। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा। ये पूर्ण रूप से क्रिप्स मिशन की सिफारिश थी जो ये दी गई। क्रिप्स मिशन की सिफारिश को इसलिए अस्वीकार किया गया क्योंकि यहां पर बोल दिया गया था कि जो भी चीजें की जाएगी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी जी जब यह बात सुनते हैं तो उनको काफी ज्यादा आघात पहुंचता है और वो सीधे इस क्रिप्स मिशन के सिफारिश को एक नाम देते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ऐसा चेक जिसका डेट ही निकल गया है, वो वाला चेक जो है वह ब्रिटिशर्स जो है भारतीयों को दे रहे हैं ऐसा। ठीक, इसलिए महात्मा गांधी ने भी इसको सिरे से नकार दिया। इसे कहा गया है पोस्ट डेटेड चेक। ठीक, महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया है इसको, पोस्ट डेटेड चेक। और चूंकि इसकी जो प्रतिक्रिया थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अन्य दल द्वारा अस्वीकार किया गया। 11 अप्रैल 19